रीबर्थ ऑफ विंग्स ऑफ लव एपिसोड 6। उसे लगा था वो उसके साथ बैठेगा पर रेहान तो पीछे इवान के साथ जा बैठ गया। ये देख सान का चेहरा उदासी से भर गया। वो उदासी से कार को स्टार्ट कर दिया। वही रियरव्यू मिरर पर रेहान सान का उदास चेहरा देख मुस्कुराए जा रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान का ड्राइवर जा कार को देखा, उससे सब ठीक ले रहा था। फिर उसने कार स्टार्ट किया तो कार बड़े आसानी से ठीक हो गया। ये देख वो हैरान था। वहीं दूसरी तरफ रेहान इवान के बेहद करीब हो बैठ गया और सान रियरव्यू मिरर से दोनों को देखते हुए अपने मन में ही बोला, मुझे ये ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। रेहान सर के कार में आने के बाद भी मैं रेहान से के साथ नहीं हूँ। अपने आप भी इतना कह वो गुस्से में कार चलाने लगा। उसका रास्ते से ज्यादा रेहान को इवान पर ध्यान था। तभी दूसरे तरफ से कार रफ्तार से आने लगा। जब रेहान ने देखा सान का ध्यान कार चलाने पर नहीं है, तभी वो जोर से उसका नाम लिया, सान। अपना नाम सुन वो अपने सेंस में आ रास्ते को तरफ देखा। कार को आता देख वो घबराते हुए स्टीयरिंग मोड़ा और सीधे कार पेड़ से टकरा गया, पर सान ने एयर बैग खोल दिया था जिस कारण तीनों को चोट नहीं आया। तभी रेहान गुस्से में कार से बाहर निकलना। वही इवान ठीक है, ये सोच वो राहत का सांस ले रहा था, पर तभी वो सोचने लगा, आखिर रेहान ने धीर का नाम सान क्यों लिया। वही दूसरी तरफ रेहान सान के पास जा उस पर गुस्सा करने से पहले उस हर जगह देखने लगा, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है। वही इवान को लगा था वो धीर पर चिल्लाएगा, पर सब उल्टा से वो और हैरान था। साथ ही जब उसने रेहान का फिक्र धीर के लिए देखा तो सोचने लगा, आखिर दोनों का रिलेशन क्या है और क्या दोनों एक दूसरे को पहला से जानते हैं। वही सान रेहान से बोल पड़ा, मैं ठोक हूँ। ये सुन कठोरता से रेहान उससे देखा। रेहान के कठोर नजरों को देख सान का शरीर डर से कांपने लगा था, पर रेहान ने जैसे ही सान के चेहरे पर डर देखा, वो अपने गुस्से को शांत कर उससे प्यार से बोला, कार चलाते वक्त ध्यान रास्ते पर होना चाहिए। रेहान के बातों को सुन सान अपने मन में ही बोला, मेरा ध्यान तो रास्ते पर होता, पर मेरे ध्यान को आप ही बार बार हटा रहे थे। अपने मन में इतना बोल वो अपना मुंह बना दिया। तभी रेहान उसके करीब जा धीरे से बोला, ताकि इवान का सुने, बनी मुझ पर इतना ही फोकस है तुम्हारा तो तुम मेरे डील को हाँ क्यों नहीं कह देते हो। ये सुन वो घबराते हुए इवान की तरफ देखा। वही रेहान मुस्कुराते हुए बस दूर हो कबीर को कॉल कर दिया। रेहान का कॉल आता देख कबीर कॉल उठा लिया। तभी रेहान उसे मैकेनिक के साथ आने का बोल लोकेशन सेंड कर दिया। दूसरी तरफ मुंबई में अंश का दोस्त उसे उसके घर ले आया तो अंश उसके बाइक से उतर आदित्य से बोल पड़ा अंदर नहीं आओगे। ये सुन आदित्य अपने हेलमेट को निकाल अंश के सिर पर अपना हॉन्ट रख बोला, अगर तुम कहो तो जरूर। वही आदित्य के बाइक का पीछा करते हुए ऋतिक भी वहां आ चुका था। जब ऋतिक ने दोनों को इतना क्लास देखा तो उसका खून खोले का रहा था। वही अंश मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, मैं कह रहा हूं। अंश को इस वक्त किसी दोस्त का जरूरत था। वही आदित्य भी अंश के साथ तुम एक्सपेंड करना चाहता था। वही दूसरी तरफ दोनों का नजदीकी देख देख कर ऋतिक का दिल कर रहा था वो अपने हॉन्ट से हो उसका जान ले। दूसरी तरफ आदित्य अपना हॉन्ट हटा बाइक से उतर गया, फिर अंश के साथ उसके घर जाने लगा। ये देख ऋतिक का गुस्सा और बढ़ गया था। दूसरी तरफ अंश घर नहीं आया था तो सोनाली अपने भाई को कॉल करने जा रही थी। तभी अगस्त्य कमरे के अंदर आ सोनाली को अपने बाहों में भर उसके हॉन्ट से फोन ले बिस्तर पर फेंक उसके गर्दन को प्यार से चूम पूछा, जान मुझे आई लव यू बोलो ना। अगस्त्य ने ये बोलने बोला पर सोनाली शांत खड़ी थी। उसका ये चुप्पी अगस्त्य को बिल्कुल अच्छा नहीं ले रहा था। सोनाली को कुछ ना बोलता पा अगस्त्य उसे अपने तरफ घुमा, उसका चेहरे पर अपने उंगली को रख उसके चेहरे को ऊपर उठा जबरदस्ती अपने नजरों से मिलाने पर मजबूर करते हुए बोला, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूं, पर क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया है। इतना कह वो गुस्से में चिल्लाया, फिर मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती हो। अगस्त्य के चिल्लाने से सोनाली के आंखों में डर के कारण आंसू भर गया था। तभी उसके आंखों पोंछ अगस्त्य प्यार से बोला, सॉरी जान, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस एक बार आई लव यू सुनना चाहता हूं। सोनाली ने इस बार भी कुछ नहीं कहा तो अगस्त्य अपने हॉन्ट को उसके चेहरे से हटा उसके बाजू पर रख गुस्से में बोला, तुम्हें मुंह से आई लव यू तो सुनकर रहूंगा। इतना कह वो उसे छोड़ अपने कोट को अपने जिस्म से हटा अपने शर्ट के बटन को खोलने का। ये देख सोनाली को आंखें बड़ी बड़ी जो है था। तभी वो अपने आंखों को कसके बंद कर झट से बोली, आई लव यू। जिस भी तरीके से सोनाली ने कहा हो अगस्त्य को बहुत अच्छा लगा। वो अपने शर्ट को खोल जमीन पर फेंक उसके करीब जा अपने सेडिक्टिव धीमे पर डरा देने वाला आवाज में बोला, मेरा नाम लेकर आई लव यू बोलो। ये सुन सोनाली की आंखें खुल गई। सोनाली की भूरी आंखों को जब अगस्त्य ने देखा तो उसका कंट्रोल खुद ही खत्म होता जा रहा था। वही सोनाली मासूमियत से भरे आवाज में बोली, आई लव यू अगस्त्य।
ये सुन अगस्त्य के दिल को ठंडक मिला, पर अपने शरीर में बढ़ते गर्माहट को वो ठंडक कैसे पहुंचाए। वो उसके होंठों को ही देखे जा रहा था। उसे सोनाली के रसीले होंठों को चूसना था, पर अपने आप को शांत कर वो उससे दूर हो पूछा, दिन किया। सोनाली ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो अगस्त्य अपने कपड़े जा बदल रूम से बाहर जाने लगा। सोनाली को लगा था उसके ना खाने पर अगस्त्य उस पर गुस्सा करेगा, पर यहाँ तो वो शांत हो कपड़े बदल कमरे से बाहर ही चला गया। ये देख सोनाली बिस्तर पर जा आराम से लेट गई और अपना फोन उठा उसे चलाते हुए मुस्कुराने लगी। कुछ ही वक्त में अगस्त्य ट्रॉली में ढेर सारा खाना ले कमरे के अंदर आ सोनाली को फोन देख मुस्कुराते हुए देखा तो उसके पास जा उसके होंठ से फोन ले देखा। क्या देख सोनाली इतना मुस्कुरा रही है। जब उसने देखा वो कार्टून देख इतना मुस्कुरा रही थी तो चिढ़ते हुए उसका फोन साइड में रख दिया। वही सोनाली को घबरा चुकी थी। वही अगस्त्य उसके पास बैठ उसके लिए खाने का प्लेट लगाने लगा। तभी उसे खाना लगाते हुए देख सोनाली अपने मन में ही बोली, इसे अचानक अचानक झटका मिलता है क्या। कभी क्रूल हो जाता तो कभी स्वीट, कभी कभी इतना डरवाना कि देखने से भी डर लगता है इसे। सोनाली अपने मन में बोले जा रही थी। वही अगस्त्य खाना लगा चम्मच में खाना भर सोनाली के होंठों के पास ले जा बोला, मन में मेरा शिकायत करना हो गया हो तो अब खा भी लो। ये सुन सोनाली थोड़ा घबराए नजर से देख खाने को खा अपने मन में ही फिर बोल पड़ी, इसके सामने तो मन में भी बोलने से डर लगता है। अगस्त्या के होंठों पर मुस्कान छा गया। वही सोनाली ने जब उसे मुस्कुराता देखा तो बस देखती ही रह गई। ऐसा बहुत कम सिचुएशन देखी है सोनाली जब अगस्त्या मुस्कुरा रहा हो, पर अभी तो कोई सिचुएशन भी नहीं है मुस्कुराने का। तभी अगस्त्य उसे देख बोला, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये पहली बार था जब अगस्त्य उसे पूछ रहा था, नहीं तो हर जगह वो सोनाली के मर्जी के बेगे ले जाता था। पर आज जब अगस्त्य ने पूछा तो सोनाली बोल पड़ी, मुझे अपने बच्चे का बहुत फिक्र होता। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपने बच्चे से दूर होती जा रही हूँ, इसलिए मैं इंडिया में रहकर अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहती हूँ। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्य चम्मच प्लेट में रख खड़ा हो बोला, पूरा खाना खत्म कर लेना। इतना कह वो रूम से बाहर निकल स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वही सोनाली को कुछ समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। वो फिर सोची शायद कुछ काम होगा, या फिर उसके बातों को सुन उसे गुस्सा आ गया हो। ये सोचते हुए वो खाना खाने लगी। वही अगस्त्य स्टडी रूम जा ड्रिंक निकाल अपने लिए ड्रिंक बना, बड़े से खिड़की के पास जा ड्रिंक पीते हुए सोचने लगा वो जो कर रहा है उसके बाद क्या अंजाम झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक अब भी अंश के घर के बाहर ही अपने कार के अंदर बैठा था। जब वो लड़का अंश के घर से इतना वक्त होने की बाद भी नहीं निकला तो गुस्से में ऋतिक अपने कार से बाहर निकल अंश के घर के पास जा दरवाजा नॉक करने के लिए अपने हाथ आगे किया ही था, पर रुक सोचने लगा वो यहाँ आने का क्या रीजन सोचेगा। तभी दरवाजा खुला। वही ऋतिक का हाथ अब भी वैसा ही था। दरवाजा खुलते ही वो अपने हाथ को नीचे कर दिया। तभी अपने सास उस लड़के को देख पूछ पड़ा, तुम अंश के घर पर। इससे आगे ऋतिक कुछ पूछता अपने होंठों पर उंगली रख शांत रहने का इशारा कर घर से बाहर निकल दरवाजा बंद कर ऋतिक से बोला, आप तो ऋतिक धनजानी हो ना। ये सुन क्रूरता से ऋतिक हाँ बोला तो आदित्य पूछ पड़ा, आप अंश को कैसे जानते हो। ये सवाल करने वाला ये लड़का कौन होता। ये सोच ऋतिक को और गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में बोला, मैं जो भी हूँ उसका, तुम सवाल करने वाले कौन होते हो। उसका दोस्त ये जवाब सुन पता नहीं क्यों पर उसे बहुत बुरा लग। वो आखिर में उसे साइड कर बोला, तुम जा सकते हो। इतना कह ऋतिक घर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो आदित्य बोल पड़ा, मैं क्यों जाऊं, अंश ने मुझे आज उसके साथ रहने को कहा है। ये सुनने के बाद भी ऋतिक घर के अंदर जा उसके मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दरवाजे को लॉक कर दिया। ये देख आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे को नॉक करने लगा। तभी उसे ख्याल आया अंश से चुका है। ये सोच वो वहां से शांति सी चला गया। वही ऋतिक अंदर जा अंश के पास जा बैठा। सोते हुए अंश बहुत प्यारा लग रहा था। वो अंश के चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरने लगा। तभी झट से अपने होंठ को पीछे कर खुद में ही बोला, क्या कर रहा हूं मैं। इतना कह वो उससे दूर हो उसका बेडरूम गया। छोटे से बैठे को देख अपना मुंह बना ऋतिक बोला, इतना छोटा बाथरूम यार, यहाँ अंश रह कैसे लेता है। खुद में ही ये बोल वो नल चालू किया पर वो नल टूट ऋतिक को भिगाने लगा। ऋतिक ने कभी नहीं सोचा था उससे ये सब झेलना होगा। वो जल्दी से नल को लगाने का कोशिश करने लगा। किसी तरह नल को लगाने के बाद अपने भीगे कपड़े की तरफ देखा, फिर फ्रेश हो अपने कपड़े को खोल फर्श पर ही रख वो बिना कपड़े का ही बाहर निकल अंश के पास गया।
उसका बेड बहुत छोटा था, तो ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था वो सोवे तो सोवे कैसे। तभी वो बेड पर लेट किसी तरह फिर अंश को अपने बेहद करीब कर अपने आंखों को बंद कर बोला, गुड नाइट अंश। इतना कह वो सोने का कोशिश करने लगा। ये रात धीरे धीरे पार होने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। दिल्ली में सान का नींद खुला, वो अपने बेड से उतर बाथरूम जा नहाते हुए रेहान के डील के बारे में सोचने लगा। कुछ ही वक्त में नहाने के बाद सान बाथरूम से बाहर निकल शीशे के पास जा खड़ा हो अपने बाल को सिखाते हुए खुद को आईने में देखते हुए बोला, एक तरफ आपका दिल है, दूसरे तरफ आपके लिए मेरा प्यार। इतना कह अपने बाल को सिखाना बंद कर दिया, फिर सोचने लगा वो करे तो करे क्या। सान का नींद खुला, वो अपने बेड से उतर बाथरूम जा नहाते हुए रेहान के डील के बारे में सोचने लगा। कुछ ही वक्त में नहाने के बाद सान बाथरूम से बाहर निकल शीशे के पास जा खड़ा हो अपने बाल को सिखाते हुए खुद को आईने में देखते हुए बोला, एक तरफ आपका दिल है, दूसरे तरफ आपके लिए मेरा प्यार। इतना कह अपने बाल को सिखाना बंद कर दिया, फिर सोचने लगा वो करे तो करे क्या। सोच सोच कर परेशान हो, इरिटेट हो, सान अपने कपड़े को पहन नीचे जा सभी के साथ नाश्ता करने लगा। तभी सर्वेंट आ बोला, बड़े साहब रेहान सर आए हैं। ये सुन सान के दादाजी रेहान को डाइनिंग रूम ही लेकर आने बोला। नौकर ने ऐसा ही किया। रेहान जैसे ही डाइनिंग रूम आया सभी खड़े होने को थे सान को छोड़कर, पर तभी रेहान सबको बैठने का इशारा कर दिया तो नाश्ते को सान के दादाजी ज्वाइन करने को बोल। रेहान इनाम के बगल में जा बैठ गया, जबकि सान के बगल में भी चेयर खाली हो था, पर फिर भी रेहान जानबूझकर इवान के बगल में बैठा। रेहान के लिए भी सर्वेंट ने नाश्ता निकाल दिया तो रेहान सभी के साथ खाने लगा। वही अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए उससे बहुत प्यार से पूछे जा रहा था। दोनों को एक साथ देखते हुए सान खाना बंद कर खड़ा हो बोला, मेरा हो गया। इतना बोल किसी का ना सुन वो भागते हुए वहां से चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, पर रेहान को अच्छे से समझ आ रहा था। मुस्कुराए हुए अपना नाश्ता कर खड़ा हो बोला, मुझे अंश से प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करना था। ये सुन इवान खड़ा हो बोला, मैं भी ज्वाइन करूं क्या। नहीं, रेहान ने साफ मना कर दिया तो इवान को बुरा लगा। वही दादाजी नौकर से कह दिए रेहान को अंश के कमरे में ले जाने को, तो सर्वेंट रेहान को अंश के कमरे के पास ले जाने लगा। जैसे ही कमरा आया सर्वेंट वहां से चला गया। सर्वेंट के जाते ही रेहान दरवाजा नॉक किया तो सान जा दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने रेहान को देखा सान दरवाजा बंद करने को था, पर रेहान दरवाजे पर होंठ रख दरवाजा खोल रूम के अंदर आ दरवाजा का कुंडी लगा। सान का होंठ पकड़ उसे दीवार पर धकेल उसके जाने का रास्ता ब्लॉक करते हुए पूछा, क्यों ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़ दिए। प्रश्नवाचक चिन्ह। रेहान के सवाल का जवाब सान अपने चेहरे को फेरे हुए ही दिया, मेरा पेट भर चुका था इसलिए। सान माँ जवाब सुन उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख अपने तरफ जबरदस्ती कर उसके नजरों को अपने नजर से मिला, बोला, मेरे आंखों में देख बोलो। रेहान के नजरों को देखते ही उसके मुंह से झूठ नहीं निकल पा रहा था। तभी रेहान प्यार से बोला, क्या कर रहे हो ऐसा, प्यार है तो अपना लो ना मुझे। रेहान कभी किसी के सामने इतना नहीं झुका होगा जितना सान के सामने उसे बार बार झुकना पड़ता था। सान ने कोई जवाब नहीं दिया तो रेहान उसके गाल को छोड़ कठोरता से बोला, टाइम से आ जाना, मुझे लेट से आने वाले लोग पसंद नहीं। इतना कह अब कमरे से बाहर निकल गया। रेहान को जाता देख सान के आंखों में आंसू भर गया था। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक का नींद खुल चुका था, पर अंश अब तक सोया हुआ था। शायद ये कल रात के नशे के वजह से हो रहा था। ऋतिक उसके जागने से पहले फ्रेश हो इसका लिए नाश्ता भी रेडी कर दिया था। वो अच्छा कुल नहीं था पर खाना अच्छा खासा बना लेता था। नाश्ता में कुछ हल्का तैयार करने के बाद वो अच्छे से डेकोरेट कर रूम में ला टेबल पर रख दिया। तभी उसे एक डायरी दिखा तो ऋतिक वो डायरी अपने पास रख बिना अंश को जगाए उसके घर से चला जाता है। ऋतिक अपने कार में जा बैठ डायरी को बोनट पर रख कार स्टार्ट कर रफ्तार में चलाने लगता। कुछ ही वक्त में वो अपने मेंशन पहुंच जाता। वही दूसरी तरफ अंश का नींद खुल जाता है। वो जब उठकर बैठ जाता तभी उसका नजर टेबल पर जाता तो वो ऊपर ढका प्लेट हटा जब नाश्ता देखता है तो उसे लगता आदित्य ने हो बनाया है। नाश्ता देख अंश के होंठों पर मुस्कान छा जाता। कल रात से अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बिस्तर उठ बेडरूम फ्रेश होने चला जाता है। वही दूसरी तरफ ऋतिक नहाकर अपने कमर पर तौलिया लपटे और दूसरे तौलिया से अपने बालों को पोंछे हुए अपने कमरे में आ जब बेड पर रखा अंश का डायरी पर नजर जाता तो वो जा बेड पर बैठ अपने बालों को पोंछना छोड़ उसके डायरी को खोल शुरू से पढ़ना शुरू करता है। सिरवार में वो अपने बहन लाइफ के बारे में लिखा होता, फिर अपने कॉलेज के दिनों के बारे में। जैसे जैसे ऋतिक उसके डायरी को पढ़ रहा था अंश उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए आगे पढ़ते चला जा रहा था, पर तभी वो एक पॉइंट में जा रुक गया। डायरी में उसका और ऋतिक का पहला मुलाकात लिखा हुआ था।
तभी ऋतिक को भी वो दिन याद आ गया, उसके बाद जब लड़की बन मिला था, दोनों का किस हुआ था और अंश ने उस वक्त क्या फील किया था, अपने पूरे जज्बातों को लिख दिया था। अंश के फीलिंग को जानने के बाद ऋतिक डायरी के पन्ने को पलट आगे बढ़ा। उसने प्रोफाइल देखे हुए गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट जाने से लेकर उसका डर और ऋतिक के मैसेज के आने का एक स्टेटमेंट लिखा था। धीरे धीरे पढ़ते हुए ऋतिक आखिर पेज में आ गया जहां लिखा था, मुझे पता है ऋतिक सर मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, पर मैं अपने जज्बातों को उनके लिए रोक नहीं पा रहा हूँ। जब जब ऋतिक सर को किसी लड़की के साथ देखता हूँ तो पूरा रात रोते हुए बिताता हूँ, पर मैं अब ये सब बंद करना चाहता, पर कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंश के डायरी को पढ़ने के बाद रेहान डायरी बंद कर वैसे ही लेट अपने आंखों पर होंठ रख अंश के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंश ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद वो अपना डायरी ढूंढने लगा, पर उसे उसका डायरी कहीं भी मिल नहीं रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने फिर अपने दोस्त आदित्य को कॉल लगाया। वहीं दूसरी तरफ अंश का कॉल आता देख आदित्य कॉल उठा लिया। उसने हेलो भी नहीं कहा था और अंश उसके कुछ बोले बिना ही पूछने लगा, मेरा डायरी तुम्हारे पास है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सवाल सुन आदित्य ने जवाब दे दिया, नहीं अंश। अंश तभी बोल पड़ा, ओह ठीक है, वैसे तुम्हें इतना कुछ मेरे लिए करने का जरूरत नहीं था, पर खाना बहुत 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 टेस्टी था, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। अंश क्या बोल रहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। वो तो था ही नहीं तो फिर वो नाश्ता कैसे बना सकता उसके लिए। तभी उसने सोचा शायद ये बात अंश को पता ही ना हो कि वो नहीं ऋतिक उसके साथ पूरा रात रुका था, और वो जो नाश्ते का बात कर रहा है वो भी ऋतिक ने ही बनाया हो, पर वो क्यों बनाए जा, ये बात आदित्य को खट रहा था। आदित्य ने ये सब ना बता बस मुस्कुराते हुए अंश से बोल दिया, थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है अंश, तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन अंश मुस्कुरा दिया। फिर दोनों थोड़े देर तक बातें किए। उसके बाद आदित्य उससे पूछ पड़ा, तुम आज शाम फ्री हो? हाँ, पर क्यों? जवाब के साथ सवाल सुन आदित्य जवाब दे दिया, नया मूवी लगा है, मेरे साथ आज देखने चलोगे? अगस्त्या ने अंश को कंपनी आने से मना कर उसका एडमिशन करवा दिया था। कॉलेज स्टार्ट होने में अभी 10-15 दिन बचा हुआ था। इतना दिन घर में बोर होने से अच्छा है वो थोड़ा मस्ती ही कर ले। उसने आदित्य को बोल दिया, ठीक है, शाम को मिलते हैं तो बाय। इतना बोल अंश ने कॉल कट कर दिया। जब अंश का कॉल कट हो गया तो आदित्य फोन नीचे कर मुस्कुराने लगा और अभी से ही शाम की जगह रात का मूवी टिकट बुक कर दिया। उसने सोचा शाम को पहले वो कहीं घूमने चला जाएगा अंश के साथ, उसके बाद रात का डिनर साथ करने के बाद मूवी देखने चलेगा, फिर उसे अपने साथ अपने घर ले आएगा ताकि इस बार ऋतिक फिर से ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ रेहान इवान के साथ ही अपने कार में जा बैठा गया कंपनी जाने के लिए। दूसरी तरफ खिड़की से सान रेहान इवान को साथ जाता हुआ देख रहा था। उसे बहुत बुरा लगने लगा। वो उन दोनों को देखना बंद कर खुद भी रेडी होने लगा। वही रेहान इवान के साथ निकल चुका था। सान भी तैयार हो कुछ ही वक्त में निकल गया। करीबन 15 मिनट बीत चुका था। रेहान इवान के साथ कंपनी पहुंच गया। कार जब कंपनी के पास जा रुका तो दोनों कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगे। दोनों अपने अपने रास्ते हो। रेहान अपने प्राइवेट एलिवेटर से चला जाता और इवान कमान से। कुछ ही मिनटों में वही सान भी कंपनी पहुंच गया। कंपनी पहुंच वो अपने कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो देखा इवान कंपनी के अंदर सभी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर सभी के सामने बहुत अच्छा इम्प्रेशन बना रहा था अपना। ये देख सान अपने केबिन में जा बैठ खुद में ही बोला, इवान कितना इम्प्रेसिव है, मेरे अंदर तो ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं कही रेहान मुझे। इतना कह अपने सिर को ना में हिला बोला, मुझे रेहान सर से कहना होगा, पर कैसे कहूँ, वो दिन में गुस्सा होकर गए थे, अगर वो मुझसे बात ही नहीं किए तो कैसे कहूँगा। खुद मैं कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद वो काम करना शुरू भी नहीं किया था। उसे बंद कर खड़ा हो रेहान के केबिन के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में वो रेहान के केबिन पहुंच गया। केबिन पहुंचने के बाद वो दरवाजे के पास खड़ा हो सोचने लगा वो दरवाजा नॉक करे या ना करे, पर फिर गहरी सांस भर दरवाजा नॉक किया, पर रेहान का कोई आवाज नहीं आया तो सान बिना इजाजत मांगे दरवाजा खोल केबिन के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो देखा रेहान है ही नहीं अपने केबिन में। ये देख वो उसके चेयर के पास जा चेयर को छुआ। रेहान के चेयर पर अभी उसके परफ्यूम का खुशबू था। उस खुशबू को सूंघते ही उसके करीब होने का एहसास सान को होने लगा। धीरे धीरे तो वो रेहान के चेयर पर जा बैठ गया और रेहान को अपने करीब महसूस करने लगा। साथ ही रेहान का चेयर भी बहुत आरामदायक था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सान रेहान के आरामदायक चेयर पर ही आराम से सो चुका था।
वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो चुका था। रेहान का मीटिंग फाइनली खत्म हुआ। वो तो खड़ा हो अपने केबिन की तरफ अपने असिस्टेंट कबीर के साथ जाने लगा। केबिन का चुका था। कबीर ने केबिन का दरवाजा खोला तो वो अंदर चला गया। कबीर दरवाजा बंद कर वहां से जा चुका था। वह रेहान जब अपने चेयर के पास गया तो देखा उसके चेयर पर सान खरगोश के बच्चे की तरह सोया हुआ है। उसे ऐसे सोया देख रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। पर जैसे ही उसे सुबह का बात याद आया उसके आंखों में गुस्सा भर गया। वो सान को उठाने के लिए गुस्से में अपने होंठ को आगे बढ़ाया पर फिर प्यार से उसके गल के पास ले जा उसके गल को प्यार से सहलाया हुए चेयर को अपने तरफ मोड़ उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ टिकाने ही वाला था पर तभी नींद में ही सान बड़बड़ाया, मुझे छोड़ सब चले जाते, तुम मुझे मत छोड़ना। ये किसके लिए सान बोल रहा है रेहान को नहीं पता था, पर वो सान के माथे को प्यार से चूम बोला, कभी नहीं जाऊंगा बनी। इतना कह उसे प्यार से निहारने लगा था। फिर उसके माथे को प्यार से चूम। जब उससे एसबरी के कारण ठंड से कांपते हुए देखा तो वो एसबरी कम कर अपने कोट को अपने जिस्म से निकाल उसके शरीर पर ढक दिया। फिर अपने लैपटॉप को साइड में लगे सोफे के पास जा बैठ लैपटॉप को टेबल पर रख अपना काम करने लगा। काम करते करते रात हो गया पर सान का नींद अब तक खुला नहीं था। खुलता भी कैसे, पूरा रात बेचैनी में जो बीतता था सान का। तभी रेहान का फोन बजा तो वो झट से साइलेंट कर दिया ताकि सान जाग ना जाए। फिर खुद खड़ा हो केबिन से ही होता बाल्कीन के पास चला गया और अपने फोन को उठा बातें करने लगा। वही सान का अब नींद खुल चुका था। बंद खुलते ही अपने आप को उसने रेहान के केबिन में पाया तो उससे याद आया वो तो रेहान से बात करने आया था। फिर उसने अपने शरीर पर रेहान का कोट देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। फिर उसने केबिन को देखा, रेहान को कोट तो उसके शरीर पर था पर रेहान उसे केबिन में नजर नहीं आया, पर उसका नजर टाइम पर जरूर चला गया। रात का 8 बजता देख वो हैरान था। वो झट से खड़ा हो रेहान के कोट को टेबल पर अच्छे से रख रेहान के केबिन से बाहर निकल गया। तभी रेहान का फोन भी कट गया। फोन कट होते ही वो अंदर आया तो देखा सान जा चुका है। ये देख उसे थोड़ा गुस्सा आया पर फिर अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ सान नीचे गया तो इवान उसे पूछ पड़ा, कहाँ था अब तक तुम? सान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। तभी इवान उसके पास जा बोला, कुछ भी कर लो रेहान सर के सामने मैं तुम्हारा इंप्रेशन कभी नहीं बनने दूंगा। ये कह वो चला जाता है। वही सान उसके बातों को इग्नोर कर अपने सीट पर जा बैठ जल्दी जल्दी अपना काम करने लगता। 1 घंटा ही था उसे पास, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो अपना काम थोड़ा खत्म करने का कोशिश कर रहा था। वही इवान अपने लिए कॉफी लेने जाता है तभी उसे फोन में बात कर रहा कबीर नजर आता तो एक कॉफी लेने के जगह उसके बातों को सुन रहा होता। तभी कबीर को सामने लगे मिरर से इवान का हरकत दिखता तो वो फोन कटकर पीछे मुड़ उसकी तरफ घूरकर देखता। तभी इवान सिल्ली सा मुस्कान दे अपना कॉफी लेने के लिए जाने वाला होता। तभी कबीर उसके पास जा उसके होंठ को मजबूती से पकड़ सामने रखे सोफे पर धकेल उसके करीब जा अपने डार्क नजरों से देखता है तो इवान का शरीर डर से कांप उठता है। वही उसे कोल्डली देखते हुए कबीर अपने कठोर आवाज में बोलता है, दोबारा ऐसा कोई हरकत मत करना नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना बोल उससे दूर हो कबीर वहां से जाने लगता। वही इवान का दिल कबीर के हरकत से बाहर आने को था। दूसरे तरफ अंश आदित्य के साथ घूमने के बाद डिनर कर मूवी देखने चला जाता है। वही ऋतिक ने जब देखा एक बार भी उसे अंश का कॉल मैसेज नहीं आया है तो वो गुस्से में खुद हो अंश को कॉल लगाया, पर मूवी थिएटर में लाउड आवाज की वजह से अंश को पता नहीं चलता। बार बार उसे कॉल करने के बाद इरिटेट हो ऋतिक फोन जमीन पर जोर का पटक लैंडलाइन से अपने असिस्टेंट को गुस्से में कॉल कर दिया। ऋतिक का असिस्टेंट जैसे ही कॉल उठाया गुस्से में भड़कते हुए ऋतिक बोला, ड्राइवर को बोलो कार निकाले। यस, उसने अपने शब्द को पूरा भी नहीं किया था। वही ऋतिक ने फोन रख दिया और टेबल पर रखे अपने कार्ड को ले अपने केबिन से बाहर जाने लगा। कुछ ही वक्त में वो नीचे आ चुका था। असिस्टेंट ने ऋतिक के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो ऋतिक कार के अंदर बैठ बोला, अपना फोन दो। ये सुन हिचकिचाते हुए वो अपना फोन दे दिया। तभी ऋतिक बोल पड़ा, मेरे लिए नया फोन और मेरे केबिन में कहीं मेरा सिम गिरा होगा, उसे ले अंश के घर पहुंचो। ये सुन यार सर बोलने के अलावा कोई ऑप्शन तो था नहीं उसके पास। यस सर। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऋतिक का बात सुनो झट से कार का दरवाजा बंद कर दिया। कार डोर लॉक होते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। वही उसका असिस्टेंट बेचारा अपना सड़ा सा मुंह बना अपने मन में अपने बॉस को गरियाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो वही करने लगा जैसा ऋतिक ने उसे ऑर्डर दिया था। कुछ वक्त पार हो गया, अंश का घर आ चुका था। ऋतिक अपने असिस्टेंट के फोन से अंश को एक बार फिर कॉल ट्राई किया पर वो उठाया नहीं तो कार से बाहर निकल वो घर के पास जा दरवाजा नॉक किया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसने देखा दरवाजा लॉक है।
ये देखो सब अंश का चिंता होने लगा, उसे इस बात का डर लग रहा था कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया है। तब तक ऋतिक का असिस्टेंट भी वहां आ गया, उसने 100 के रफ्तार में ऋतिक का ऑर्डर पूरा किया, नहीं तो ऋतिक उसका आज जान ले लेता। असिस्टेंट जा आ गया, उससे फोन ले उसका फोन दे, बोला अब कल लोकेशन ट्रैक करो। ये सुन असिस्टेंट झट से कॉल कर अंश का नंबर से लोकेशन ट्रैक करने को बोला। वही ऋतिक अपने कार में कब बैठ गया था। कुछ ही मिनटों में लोकेशन ट्रैक हो गया तो असिस्टेंट जा ऋतिक को बता दिया। जब ऋतिक को पता चला कि अंश मूवी देखने गया हुआ है तो ऋतिक का अंश के प्रति चिंता खत्म हो गुस्से में बदल गया। वो ड्राइवर को गुस्से में चलने को बोला। वही ऋतिक के असिस्टेंट को ऋतिक का गुस्सा कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अंश मूवी देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। वही उसके मुस्कुराहट को देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। वही कुछ ही मिनटों में ऋतिक हॉल पहुंच अंश का सीट नंबर ले, उसका पता कर, एक्स्ट्रा पैसा दे, मूवी का टिकट ले, अंदर चला गया। ऋतिक फिर अंदर जा उसके बगल के सीट में बैठे आदमी को कुछ पैसे दे, सीट चेंज करवा, वहां बैठ अंश की तरफ देखा। तभी उसे उसके बगल में आदित्य नजर आया। उसे देख ऋतिक का पारा गर्म हो गया। ऋतिक अंश के होंठ में पकड़े पॉपकॉर्न के पास अपना होंठ को ले गया। तभी अंश भी पॉपकॉर्न लेके लिए होंठ बढ़ाया था। जब उसका होंठ ऋतिक से टच हुआ तो वो उस तरफ देखा। अपने बगल में ऋतिक को देख वो हैरान हो चुका था। उसका पूरा बॉडी सुन पड़ गया। वही ऋतिक पॉपकॉर्न उठा, अंश के होंठों के पास ले जा, उसके कान से करीब जा, अपने सेडिक्टिव पर कठोर आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे, खाओ। ऋतिक के बातों को सुन अपना मुंह वो खोल दिया। तभी ऋतिक उसके मुंह के अंदर पॉपकॉर्न डाल फिर पॉपकॉर्न ले खुद खाने लगा। सभी मूवी देख रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। मूवी ज्यादा नहीं बचा हुआ था, कुछ ही वक्त में मूवी खत्म हो गया, पर ऋतिकांश अब भी एक दूसरे के नजरों को मिलाए हुए थे। वही मूवी खत्म हो गया और मूवी हॉल का लाइट जल गया। जैसे ही लाइट जला आदित्य अपने चेहरे को घुमा अंश की तरफ देखा। जब उसने अंश के बगल में ऋतिक को बैठा हुआ देखा तो आदित्य गुस्से में बोल पड़ा, तुम फिर से। ऋतिक आदित्य को जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। ऋतिक खड़ा हो अंश का होंठ पकड़ उसे खड़ा कर अपने होंठ ले जाने को हुआ। तभी आदित्य ने भी अंश के दूसरे होंठ को पकड़ बोला, अंश मेरे साथ आया है तो जाएगा भी मेरे साथ ही। ये कह अंश को ऋतिक अपने तरफ खींचा। तभी ऋतिक भी उसे अपने तरफ खींच बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारे साथ आया हो या किसी और के साथ, जाएगा तो सिर्फ मेरे साथ ही। ये सुन आदित्य अंश को फिर अपने तरफ खींच बोला, मेरे साथ अंश जाएगा। दोनों अंश को खींचते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों के वजह से अंश को बहुत दर्द हो रहा था। अंश कुछ कहता तो था नहीं, पर जब ऋतिक ने उसके चेहरे पर दर्द का भाव देखा तो वो उसके होंठ को छोड़ वहां से जाने लगा। ऋतिक गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं था, पर आज उसने ऐसे गिव अप किया तो अंश को उससे और भी ज्यादा प्यार होने लगा। पर जब उसे बार में सुना गया ऋतिक और ध्रुव का बातचीत याद आया तो अंश का चेहरा उदासी से भर गया। ऋतिक के जाने के बाद आदित्य अंश की तरफ देख मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे घर चलते हैं। ये सुन अपने होंठ को आदित्य के होंठ से छुड़ा अंश बोल पड़ा, नहीं मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इतना कह वो जाने लगा। तभी आदित्य उसके साथ जाते हुए बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं। अंश का जवाब सुन आदित्य उसका होंठ पकड़ अपने तरफ खींच बोला, पर क्यों अंश, क्या तुम ऋतिक से प्यार करते हो? आदित्य ने डायरेक्ट ही पूछ लिया। वही अंश प्यार तो ऋतिक से करता था पर ऋतिक नहीं, और ये बात वो किसी को नहीं बता सकता था। अंश ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चुप्पी उसका जवाब जरूर था। अगस्त्य उदासी से बोला, कल तुम उसके वजह से ही रो रहे थे पर फिर भी तुम। इतना कह वो शांत हो गया। वही अंश उसके तरफ देख बोला, मैं उनके कारण नहीं रो रहा था। इतना कह वो जाने लगा। तभी उससे पीछे से ही अपने बाहों में भर आदित्य बोला, मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही बहुत चाहता हूँ। अगर तुम्हारे और ऋतिक के बीच कुछ नहीं तो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। ये सुन अंश उसके होंठ को खोल बोला, अगर प्यार करते तो ऋतिक सर के जगह तुम पीछे हटे होते। इतना कह अंश जाने लगा। वही आदित्य हो कुछ समझ नहीं आया आखिर अंश कहना क्या चाहता था। वही ऋतिक अपने कार से टिक खड़ा हो सिगरेट की कस ले रहा था। तभी अंश भी हॉल से बाहर निकल अपने सीधे ऋतिक को सिगरेट का कस लेते हुए देखा तो उसके पास जा खड़ा हो गया। तभी ऋतिक सिगरेट बुझा उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारा दोस्त? अंश कोई जवाब ना दे अपने सिर को बस झुका लिया। तभी ऋतिक उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया, पर अंश उसके कार में ना बैठ उसकी तरफ देख बोला, मैं खुद से चला जाऊंगा सर, मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने आया था, थैंक यू। इतना कह अंश जाने लगा। वहीं अंश का बर्ताव ऋतिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऋतिक कार के दरवाजे को पकड़े ही उसे जाता हुआ देखे जा रहा था।
वही अंश ऑटो को रुकवा ऑटो के अंदर जा बैठ अपने घर जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था अचानक से अंश को हो क्या गया है, वो उसे इग्नोर क्यों किए जा रहा है। तभी वो झट से खुद में ही बोल पड़ा, क्या अंश ने मेरे और ध्रुव का बात सुन लिया है। ये सोच उसे अब टेंशन होने लगा। तभी आदित्य वहां आ गया तो ऋतिक और आदित्य एक दूसरे को जान से मारने वाले नजर से देखे। फिर ऋतिक अपने कार के अंदर जा बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य घर लौट कमरे में गया तो देखा अपने पेट को कसके पकड़ सोनाली रोई जा रही है। उसे रोता देख हड़बड़ाते हुए अगस्त्य झट से उसके पास जा उससे पूछ पड़ा, क्या हुआ सोनाली। ये सुन सोनाली दर्द से करहाते हुए बोली, अगस्त्य अगस्त्य मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन अगस्त्य उसे अपने गोद में उठा कमरे के बाहर ले जा मेंशन से बाहर ले जाने लगा। क्योंकि डॉक्टर को बुलाने का वक्त नहीं था उसके पास, इसलिए वो खुद ही सोनाली को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। मेंशन से बाहर निकल वो कार के पास गया तो ड्राइवर अगस्त्य और उसके गोद में करहाती सोनाली को देखा तो झट से कार का दरवाजा खोल दिया। फिर अगस्त्य सोनाली को कार के अंदर बैठा उसके साथ बैठ झट से चिल्लाते हुए बोला, जल्दी हॉस्पिटल चलो। ये सुन ड्राइवर झट से कार के दरवाजे को बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया और कार रफ्तार से भागने लगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर सान अपने कार को चलाते हुए खुद में ही बोला, सर से मैं बोल नहीं पाया पर किसी भी हाल में कल अपने फीलिंग को सर के सामने रखकर रहूंगा। इतना कह वो कार को चलाने में फोकस करने लगा। वहीं रेहान का मूड बिगड़ा हुआ था, वो अपने सीट पर सिर टिका अपने आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ मुंबई में हॉस्पिटल आ चुका था। हॉस्पिटल के सामने जैसे ही कार रुका अगस्त्य झट से कार से बाहर निकल सोनाली को अपने गोद में ही ले उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। जैसे ही वो अंदर गया सोनाली की डॉक्टर उसे वार्ड में ले जा उसका चेकअप करने लगी। वही अगस्त्य अपने होंठ को देखा, उसने होंठ में खून लगा हुआ था। खून देख उसे कुछ समझ आ रहा था। वही डॉक्टर उसे चेक कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दी। फिर बाहर जा अगस्त्य के पास जा बोल पड़ी, बच्चा नहीं रहा। इतना बोल वो चली गई। वही अगस्त्य ना खुश था ये जानकर ना ही दुखी, उसे अपना फीलिंग समझ नहीं आ रहा था। वो वार्ड रूम के अंदर जा सोनाली के पास बैठ उसके माथे को प्यार से चूम बोला, सॉरी जान, पर एक दिन तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कह उसके बालों को प्यार से सहलते हुए उसे प्यार से देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने घर जा बिना कपड़ा बदले बेड पर जा अपने पैर को मोड़ अपने सिर को अपने पैर के अंदर घुसा रोने लगा। आज उसने फैसला कर लिया था वो आज के बाद ऋतिक के सामने कभी नहीं जाएगा, ना ही उसे कभी कांटेक्ट करेगा। वो ठान तो लिया था पर उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सान अपने घर पहुंचने के बाद उसने डिनर करने से मना कर अपने रूम में जा कपड़ा बदल बेड पर लेट गया। ये रात धीरे धीरे पार होने लगा। सुबह हो गया, सोनाली को होश आ चुका था। जैसे ही उसे होश आया तो चिल्लाते हुए पूछी, मेरा बच्चा कैसा है। रात में सोनाली को देखते देखते अगस्त्य उसके सिर के पास अपने सिर को रखा ही सो गया था। पर सोनाली जागते ही चिल्लाई तो अगस्त्य का नींद खुल गया, पर वो सोनाली को क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अगस्त्य का चुप्पी देख सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अगस्त्य के होंठ को पकड़े रोते हुए बोलने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे को, बोलो अगस्त्य। ये सुन अगस्त्य अपने कठोर आवाज में ही बोला, बच्चा नहीं रहा। ये सुन सोनाली पूरी गुमसुम हो गई। उसे गुमसुम देख अगस्त्य उसका नाम लिया, सोनाली। तभी सोनाली बहुत कोल्ड तरीके से बोली, क्या किया तुमने ऐसा जिस कारण मेरा बच्चा मर गया। अगस्त्य सोनाली के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता था। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करके आता हूँ। इतना कह वो जाने लगा। अगस्त्य का बर्ताव से सोनाली का डाउट क्लियर हो चुका था, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंश जब सुबह उठा तो वो बेड से नीचे उतर फ्रेश होने जा रहा था, तभी दरवाजे का बेल बजा। सुबह सुबह कौन आ गया है। खुद में ये बोल वो उतर दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल दिया। सामने डिलीवरी बॉय अपने होंठ में बड़ा सा बुके ले खड़ा था। अंश के आते ही वो पूछ पड़ा, आप ही अंश हो। अंश ने हाँ कह दिया तो वो बुके आगे बढ़ा, बोला, आपके लिए। बुके लेने की जगह वो पूछ पड़ा, देख ये मैंने नहीं मंगवाया है। ये सुन डिलीवरी वाला पूरा नाम लिया। नाम तो अंश का ही था। डिलीवरी मैन बुके दे चला गया। फिर वही अंश को समझ नहीं आ रहा था, मेरे लिए बुके आखिर कौन भेजा होगा। इतना कह अंश पूरा बुके चेक करने लगा पर उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो आखिर में उस बुके को बेड पर रख नहाने चला गया। वही सान आज जल्दी ही तैयार हो निकल गया। वो आज किसी भी तरीके से रेहान को अपना फीलिंग्स बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था रेहान किसी और का हो जाए। वहीं मुंबई के हॉस्पिटल में अगस्त्या ने डिस्चार्ज पेपर बनवा वार्ड में जा सोनाली की तरफ देखा।
उसे रोता देख अगस्त्य को अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल का अपने कोल्ड ओरे में ही बोला, चलो मुझे कंपनी भी जाना है। इतना कह वो सोनाली का हाथ पकड़ उसे उठाने के लिए खींचा तो सोनाली को अपने पेट में जोरों का दर्द हुआ, वो दर्द से कराह पड़ी। तभी अगस्त्य झट से उसका हाथ छोड़ उसे अपने गोद में उठा वार्ड से बाहर ले जाने लगा। वही सोनाली बस अपने चेहरे को फेर ली, उसे पता था एक कितने भी हाथ पैर मार ले अगस्त्य जो करना वो करके ही रहता। वो हॉस्पिटल से निकल कार के पास पहुंच गया तो ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। फिर वो सोनाली को कार के अंदर रख खुद भी जा बैठ गया। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार का दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अंश नहा कर आ किचन गया तो उसे किचन में खाना का पार्सल रखा दिखा। ये देख अंश हैरान था, वो जा उसे खोला, सब उसके पसंद का डिश था। अब उसे थोड़ा टेंशन होने लगा, वो जैसे ही मुड़ा चौड़े छाती से जा टकरा गया। फिर वो झट से पीछे हो अपने नजरों को उठा, उसे हैरानी से देख पूछा, ऋतिक सर आप अंदर कैसे आए? प्रश्नवाचक चिन्ह। अंश के सवाल का जवाब देने की जगह एक हाथ में खाने का पार्सल पकड़ा और दूसरे हाथ से अंश का हाथ और फिर उसे अपने साथ किचन के बाहर ले जाने लगा तो अंश बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो आप? ऋतिक कुछ ना कह उसे अपने साथ हॉल में लिया, उसे सोफे में बैठा, खुद भी सोफे पर बैठ सारे रैपर खोल अंश को अपने हाथ से खिलाने के लिए बाइट ले अंश के होंठों के पास किया, पर अंश अपने चेहरे को मोड़ बोला, ये सब करने का आपको जरूरत नहीं है। ना सुनने का आदत तो था नहीं ऋतिक को। वो उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर डालने लगा तो मजबूरन अंश को खाना खाना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सान कंपनी सबसे पहले पहुंच रेहान के केबिन के बाहर ही रेहान के आने का इंतजार करने लगा। पर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, कंपनी में सब आने लगे पर रेहान अब तक नहीं आया था। तो वो आखिर में रेहान को कॉल किया पर रेहान एक मीटिंग में बिजी था। वो मीटिंग कंपनी में ना हो, एक बड़े से रेस्टोरेंट के वो आईपी रूम में हो रहा था। मीटिंग के कारण उसका फोन ऑफ था, जिस कारण उसे सान का कॉल नहीं दिखा। इरिटेट हो सान ने कबीर को कॉल किया पर वो भी कॉल नहीं उठाया तो सान अपने केबिन जाने लगा। मुंबई में अंश को खाना खिलाने के बाद अपने होंठ को साफ कर उसके तरफ देख ऋतिक सवाल किया, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऋतिक के सवाल पर अपने मुंह को अंश बस फिर रखा। अंश का ये एटीट्यूड ऋतिक को बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच लिया। ऋतिक के ऐसे करने से अंश का सिर ऋतिक की छाती पर जा लगा था, जिस कारण अंश के दिल का धड़कन बढ़ने लगा था। वहीं धीरे धीरे वो भी अंश के लिए कुछ महसूस करने लगा था, पर वो आज तो लड़कियों में इंटरेस्ट लेते आया है, अचानक से उसे किसी लड़के पर इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? वो अपने मन के दुविधा में इस कदर उलझा हुआ था कि अंश ले लिए अपने जज्बात को समझ उसे कह भी नहीं पा रहा था और अंश को खुद से दूर होता देख भी नहीं पा रहा था। अंश अपने छोटे से चेहरे को उठा ऋतिक के आंखों में देखने लगा। ऋतिक उसके आंखों को देखते ही खुद से कंट्रोल खोता हुआ महसूस कर रहा था, तो उसके झट से अपने होंठ को अंश के हटा उससे दूर हो खड़ा हो बोला, मुझे काम है। इतना बोल वो जाते हुए खुद में ही मन बोला, क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे तो अंश और नाराज हो जाएगा। अब वो जाने का भी बोल दिया अंश को, पर उसका खुद उससे दूर जाने का मन नहीं था। ऋतिक को लगा था अंश रोकेगा, पर अंश ने नहीं रोका तो वो पीछे मुड़ देखा। पीछे मुड़ा तो देखा बचा हुआ खाना अंधा आराम से खा रहा था। ये देख वो अपने चेहरे को आगे कर सड़ा सा मुंह बना, अपने मन में ही बोला, कैसा लड़का है, मैं जा रहा हूं और इसे खाने का पड़ा है। आखिर में वो घर से बाहर निकल गया। वही अंश उसके जाते ही खाना बंद कर बोला, क्या था ये? फिर टेस्ट लेने आए थे क्या मेरे फीलिंग्स का? पर मिस्टर ऋतिक धनजानी, इस बार आप कुछ भी करके अंश अपना फीलिंग्स जाहिर नहीं करेगा। खुद में ही इतना कह वो फिर खाने को ठूसने लगा। खाना फेंक तो सकता नहीं था क्योंकि ये खाना ऋतिक ने जो लाया था। वही ऋतिक बाहर जा अपने कार में जा बैठ गुस्से में कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगा। वही अंश पूरा खाना खत्म करने के बाद वो सारे रैपर को डस्टबिन में डाल अपने होंठ को पानी से साफ कर अपने रूम में जब बेड पर रखे फूल को देखा तो उसे उठा लिया। फूल अंश को बहुत, उसने फूल को एक नज़र देखा, फिर उससे टेबल पर रखे फ्लावर वाश से पुराना फूल निकाल उसे डाल फूल को देख मुस्कुरा दिया। फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा ताकि अगस्त्य को उसके जॉब होने का पता भी ना चले और अपने खर्च के लिए उसे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। वहीं दूसरी तरफ सान अब तक रेहान के आने का इंतजार कर रहा था, पर रेहान अब तक नहीं आया तो आखिर में वो अपने केबिन की तरफ जाने लिए एलिवेटर के पास जाने लगा। तभी उसे रेहान के सेक्रेटरी के केबिन से आवाज आया, सर मीटिंग के लिए ग्रापा ब्लू बार गए हुए हैं, शायद वो आज कंपनी नहीं आएंगे। सान ने जब ये सुना तो सोचने लगा, आखिर रेहान होटल क्यों गया है? वो एलिवेटर के पास जा उसके अंदर जा ग्राउंड फ्लोर का बटन क्लिक कर दिया।
एलिवेटर नीचे जाने लगा। जैसे ही एलिवेटर नीचे एलिवेटर का दरवाजा खुला, सान बाहर निकल अपने कार के पास जा कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। कुछ ही वक्त में सान रपा ब्लू बार पहुंच गया था। वो अपने कार से बाहर निकल बार के अंदर चला गया, पर वो जाए कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था। रेहान सर अगर मीटिंग में है तो कोई वीआईपी रूम में होंगे, ये सोच सान बार का वीआईपी रूम ढूंढ जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो बस सब रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से थोड़े खुला दरवाजे से सान को रेहान नजर आया। उसे देखते ही वो बहुत खुश हो गया था। वो रूम के अंदर जाने के लिए पूरा दरवाजा खोलने को था, पर तभी उसने देखा रेड कलर का सेक्सी ड्रेस पहने वो लड़की अपने होंठ में वाइन भरा ग्लास लिए रेहान के पास जा उसके थाई पर बैठ वाइन भरा ग्लास रेहान के होंठों के पास ले गई। वही रेहान उसके खुले पैरों पर अपने होंठ को रब करते हुए अपने होंठों को ग्लास में सटाया ही था कि ये देख सान के आंखों में आंसू भर गया और वो मुड़ भागते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ सान वो ड्रिंक पीने की जगह अपने होंठ को जो उसके पैरों को भिर रहा था, उस होंठ को ड्रिंक के पास ले जा ग्लास को पकड़ अपने होंठों को ग्लास से हटा बोला, ये ड्रिंक मुझसे पहले तुम्हें पीना चाहिए। ये सुन लड़की घबरा गई, पर अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए वो रेहान को वो ड्रिंक पीने के मना करते हुए उसे पिलाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सान बार से बाहर जा अपने कार में बैठ कार को स्टार्ट कर चलाने लगा, साथ ही वो रोए भी जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन आधा घंटा बीत चुका था। रेहान अपने कार में बैठा हुआ था, तभी उसने अपना फोन ऑन किया। सान का ढेर सारा मिस कॉल देख वो हैरान था। वही कबीर ने भी अपना फोन ऑन कर देखा, उसके फोन में भी सान का बहुत सारा मिस कॉल था। ये देख कबीर से रेहान को बता दिया तो रेहान को अब सान का और चिंता सताने लगा। रेहान ने कंपनी कॉल कर सान के बारे में पूछने का ऑर्डर दे दिया। कबीर कंपनी कॉल कर सान के बारे में पूछा, तभी उसे पता चला सान आया तो था पर कहीं चला गया, फिर आया ही नहीं। ये जान कबीर रेहान को ये बात बता दिया। अब रेहान को सान का बहुत चिंता सताने लगा। वो कबीर को झट से ऑर्डर दे दिया, सान का लोकेशन ट्रैक करो। रेहान का ऑर्डर को कबीर सान का लोकेशन ट्रैक करने लगा। तभी उसे पता था लास्ट लोकेशन उसी बार का है जिस बार से अभी अभी वो अपने बॉस के साथ आया है। कबीर ने झट से ये इन्फॉर्मेशन रेहान को से दिया, सर सान का आखिरी लोकेशन रापा ब्लू बार का है। ये जान रेहान हैरान था, साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर सान वहां गया क्यों है। रापा ब्लू बार चलो। रेहान का ऑर्डर सुन ड्राइवर कार मोड़ उसी बार में जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद कार बार के पास जा रुका। कबीर बाहर निकल कार का दरवाजा खोलता, इससे पहले ही रेहान कार का दरवाजा खोल बार के अंदर जाते हुए मैनेजर को कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो अंदर गया तो मैनेजर रेहान के पास आ गया। वही कबीर भी भागते हुए रेहान के पीछे खड़ा हो गया था। वही मैनेजर फिर अपने साथ रेहान और कबीर को ले जाने लगा। तीनों सिक्योरिटी रूम के अंदर चले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। कैसे हो रेहान सिक्योरिटी रूम के अंदर गया। वो आदमी खड़ा हो रेहान को ग्रिड किया। वही मेजर रेहान के लिए चेयर खिसका दिया कर रेहान के पास इतना टाइम नहीं था। वो झट से बोल पड़ा, फुटेज दिखाओ। ये सुन आदमी झट से पीछे का फुटेज प्ले करने लगा। पूरा पीछे कर वो धीरे धीरे आगे कर रहा था। तभी रेहान को सान दिखा तो वो गौर से देखने लगा, आखिर सान कर क्या रहा है। तभी सान रेहान को वीआईपी रूम की तरफ जाता दिखा। वो इसी वो आईपी रूम के पास जा रुका जिस वो आईपी रूम में रेहान उस लड़की के साथ था। फुटेज में सान का एक्सप्रेशन बदलता देख रेहान समझ गया, जरूर सान उसे लड़की के साथ देख गलत समझ रहा होगा। फिर उसने आगे देखा, सान बार से तो बाहर निकल गया था, मतलब वो अब बार में नहीं। इतना तो रेहान को समझ आ गया था। रेहान फिर कबीर की तरफ देखा तो उसके नजरिए को देख कबीर समझ गया और बस अपने काम में लग गया। वही दूसरी तरफ सोनाली अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी। उसने ना ही खाना खाया था, ना ही पानी का एक बूंद पी थी। ऊपर से उसका मिसकैरेज हुआ था, जिस कारण ना खाने पीने से सोनाली को बेड पर बैठा रहने के बावजूद उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो बेड पर गिर गई। दूसरी तरफ सर्वेंट उसके लिए एक बार फिर खाने को लाई, पर उसने सोनाली को बेड पर पड़ा देखी तो उसे लगा वो सो रही है, इसलिए वो डिस्टर्ब ना कर उसे सोने दे वहां से शांति से चली गई। दूसरी तरफ अंश अपने फोन को बंद कर आराम से सो गया। वही ऋतिक जो सुबह ही उससे मिलकर आया था, पर उसे अंश से बात किया बिना दिल नहीं लग रहा था। उसने अंश को कॉल किया पर अंश का नंबर बंद बता रहा था। ये सुन ऋतिक गुस्से में बोल पड़ा, जरूर वो आदित्य फिर मेरे अंश के पास गया होगा। उसे तो मैं एक दिन ऐसे जगह फेंकूंगा जहां से दोबारा वो मेरे अंश के करीब ना जा सके। इतना कह वो खड़ा हो केबिन के चक्कर लगाते हुए सोचने लगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया।
जैसे ही उसके असिस्टेंट ने देखा ऋतिक का कॉल आया है तो अपने सिर पर होंठ रख खुद में ही बड़बड़ाया, आज अंश से रिलेटेड कोई काम ना दे। इतना कह उसने कॉल उठा लिया, तभी ऋतिक बोल पड़ा, अंश का लोकेशन ट्रेस करो। इतना कह ऋतिक कॉल कट कर दिया। वही ऋतिक का एसोसिएट इरिटेट हो खुद में ही बोला, इतने पागल तो मेरे सर उन वन नाइट लड़कियों के लिए भी नहीं थे जितना इस छोटे बच्चे से लिए हो रहे हैं। खुद में ये कह वो अंश का लोकेशन ट्रैक करने लगा। वही दूसरी तरफ रेहान सान को दिल्ली के हर कोने कोने में ढूंढ रहा था, पर उसे सान का कोई पता नहीं चल पा रहा था। मुंबई में ऋतिक को उसके असिस्टेंट से जब पता लगा अंश का आखिरी लोकेशन उसका घर ही था तो ऋतिक अपने असिस्टेंट को कार निकालने बोला। असिस्टेंट झट से कार निकालने चला गया। वही ऋतिक अपने केबिन से बाहर जा कंपनी ने बाहर जाने लगा। कंपनी से बाहर निकल ऋतिक अपने कार में जा बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में वो अंश का घर पहुंच चुका था। जैसे ही वो कार से बाहर निकल आगे बढ़ा, उसके सामने बाइक रुक गया। आदित्य अपना हेलमेट निकल बाइक से उतर तभी ऋतिक की तरफ देख पूछा, अंश कहाँ है? उसका फोन ऑफ क्यों बता रहा है? आदित्य के सवाल पर अपने रुड आवाज में ऋतिक जवाब दिया, मेरे साथ है और मैं ये नहीं चाहता जब वो मेरे साथ हो तो हमें कोई एनोइंग पर्सन डिस्टर्ब करे। ऋतिक के बात को सुन आदित्य उसे गुस्से में घूरा, फिर अपने बाइक पर जा बैठ बोला, अंश से मैं प्यार करता हूं और उसे अपना बनाने पूरा कोशिश करूंगा। प्यार? ये शब्द सुन ऋतिक हैरान था। ऋतिक को उसकी तरफ हैरानी से देखता पा आदित्य पूछ पड़ा, क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऋतिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी आदित्य बोल पड़ा, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो उससे दूर रहो, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। अगर तुम्हारे कारण उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कही आदित्य गाड़ी घुमा वहां से निकल गया। वही ऋतिक खुद में ही बोला, मैं लड़का हूं, कैसे किसी लड़के से प्यार कर सकता हूं, पर अगर आदित्य प्यार कर सकता तो फिर मैं क्यों नहीं। इतना कह वो आगे बढ़ते हुए बोला, अंश मुझसे प्यार करता है और मैं अंश को अपने पास रखना चाहता हूं। इतना कह ऋतिक उसके घर की तरफ जाने लगा। ऋतिक ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो अंश के प्रति जो फीलिंग्स है उसे क्या नाम दे, प्यार या सिर्फ दोस्ती। एक अंश के घर के दरवाजे के पास खड़ा हो दरवाजे को नॉक किया, पर ऋतिक इतने गहरे नींद में था कि तूफान ही क्यों ना आ जाए वो आज जागने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वही ऋतिक को अंश का चिंता होने लगा। फोन बंद है, दरवाजा अंश खोल नहीं रहा है, और तो और वो आदित्य के साथ भी नहीं, फिर उसे क्या हुआ होगा। आखिर में उसने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। वो अपने कदम पीछे कर पूरे जोश के साथ दरवाजा तोड़ने को हुआ, पर वो दरवाजा तोड़ता बार बार बेल रिंग बजाने से आखिर में अंश का नींद खुल ही गया तो जा दरवाजा खोल दिया, जिस चक्कर में ऋतिक आगे जा जमीन पर गिर गया। वही अंश उसे गिरा हुआ देखने लगा। तभी ऋतिक अपने माथे को सहलाते हुए खड़ा हो अंश को कठोरता से देख बोला, घर पर ही थे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, या फिर मुझे गिराने का प्लान था तुम्हारा? ये सुन अंश का मुंह छोटा सा बन गया। वो अपने मुंह को बना क्यूटली बोला, मैंने क्या किया, मैं तो सोया हुआ था और कौन किसी का घर का दरवाजा तोड़ अंदर आता है। ऋतिक अपने होंठ को आगे बढ़ा बोला, अब मुझे उठाओगे कि नहीं? ये सुन अंश से अपने होंठ को आगे बढ़ाकर उसके होंठ से मिला। उसके खड़े होने में हेल्प करता है, पर ऋतिक अंश के होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसे कसके पकड़ लेता तो अंश आपके घबराए नजर से उसे देख बोलता, ये क्या कर रहे हो आप सर? ऋतिक ने अब सोच लिया था उसे जो भी करना पड़े वो अंश को अपना बना कर रहेगा। वो अंश के गाल पर अपने होंठ को फेर अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम्हें अंश, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ऋतिक कंफर्म होना चाहता था, क्या सच में अंश ने उसके और ध्रुव का बात सुन लिया है, पर उसे कोई जवाब मिल पता अंश से इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। वो अपना सेल फोन अंश को अपने गोद में बैठा ही निकाला। जब वो अपना सेल फोन निकाल स्क्रीन पर नाम देखा, वही अंश भी उसके स्क्रीन पर आ रहा नाम देखा, आयशा। ये नाम देखते हो अंश का चेहरा उतर गया। उसे ये नहीं पता था आयशा से कौन, पर उसने कई दफा इसका कॉल आता देखा था और तो और किसी से अच्छे से बात ना करने वाला ऋतिक आयशा से बहुत प्यार से बात करता था। ऋतिक ने कॉल पिक कर लिया। वही अंश उसके गोद से उठ उसकी तरफ देखने लगा, पर ऋतिक उसे पूरा इग्नोर करते हुए कॉल के दूसरे तरफ का बात सुन बोला, मैं आता हूँ। इतना कह वो खड़ा हो घर से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ता हुआ अंश से बोला, मैं बाद में आता हूँ और हाँ, मुझे अपने हर एक सवाल का फिर जवाब चाहिए। इतना कह वो तो निकल गया। वही उसे इतने हड़बड़ी में अपने बात को कहने के बाद जाता देख अंश गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, और मेरे सवाल क्या, कभी तुम तो जवाब नहीं देते, और ये आयशा है कौन? ये नाम अंश के दिमाग में घूमने लगा।
वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लड़की पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठाए हुई थी। तभी ध्रुव वहां आ जब उस लड़की को देखा तो अपने मन में ही बोला, ये आफत की पुलिया फिर से आ गई। इतना कह वो गहरी सांस भर उसके पास जा बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी लड़को उसे अपने डेविल लुक से देखते हुए बोली, दिख नहीं रहा तुम्हें, मेरे हाथों में चोट लग गया है। ये सुन ध्रुव अपने आंखों को बंद कर अपने दिमाग को ठंडा रख धीरे से अपने आंखों को खोल बोला, ये चोट नहीं है, बस छोटा सा खरोच, इसके लिए तुम पूरे हॉस्पिटल को क्यों सिर पर उठाए हो? ध्रुव के ऐसा बोलने से लड़की फ्लो पर बैठ छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। ध्रुव बहुत अच्छे से जानता था ये लड़की कितनी शैतान है, पर फिर भी इस शैतान लड़की को कुछ भी बोलने से खुद हो गैस जाता था। ध्रुव अपने घुटने के बल बैठ बोला, सॉरी, तुम्हें बहुत चोट आया है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? ये सुन लड़की अपने सिर को हाँ में हिला दी तो ध्रुव प्यार से बोला, चलो मैं बैंडेज कर देता हूँ। इतना कह वो खड़ा हो अपने होंठ को लड़की की तरफ बढ़ाया तो लड़की झट से उसके होंठ को पकड़ खड़ी हो उसके साथ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शाम हो चुका था, पर रेहान को अब तक शान का कोई पता नहीं चला था। आज आसमान पूरा लाल था और रेहान का आंख में वैसे ही गुस्से में लाल हुआ पड़ा था। रेहान के गुस्से को देख पूरा मोहल्ले दरवाना हो चुका था। तभी कबीर को शान को ढूंढने के लिए गए एक मेंबर का कॉल आया। कबीर झट से कॉल उठा लिया तो उस आदमी ने कबीर को शान लोकेशन बता दिया। लोकेशन जाने के बाद उसने कॉल कट कर रेहान की तरह देख बोला, बॉस, शान अस्टारंगा बीच के पास देखा गया है। ये जान रेहान झट से बोल पड़ा, जल्दी चलो। ये सुन ड्राइवर कार को रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में रेहान अस्टारंगा बीच पहुंच चुका था। अस्टारंगा बीच पहुंचने के बाद कार जैसे ही रुका, रेहान झट से कार से बाहर निकल बीच का जो लोकेशन उसके आदमी ने बताया था उस तरफ अकेला ही जाने लगा। कबीर भी जे के साथ जा रहा था, पर अपने होंठ के इशारे से रेहान उसे जाने से मना कर दिया। वो अकेला ही वहां जा जब शान को पानी के पास अकेला बैठा देखा तो उसके पास जा बगल में बैठ गया। जब शान को ये एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई आ बैठ गया है तो वो झट से उसके तरफ देखा। अपने सामने रेहान को देख शान हैरान था, पर वो अपने चेहरे को फिर उससे थोड़ा दूरी बना बैठ गया तो रेहान उस दूरी को हटा उसके करीब चला गया। पर ये शान को मंजूर नहीं था तो वो फिर उससे दूर जाने को हुआ, पर रेहान उसका होंठ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, जरूरी नहीं देखा हुआ चीज हमेशा सच ही हो। ये सुन शान उसकी तरफ देख पूछा, तो फिर आप हो, बताओ सच क्या है? रेहान के अंडरवर्ल्ड के काम के बारे में शान कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो पूरा सच तो शान को नहीं बता सकता था, पर फिर भी उसने आधा सच बताने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जब अगस्त्य अपने मेंशन पहुंचा तो उसे नौकरानी से पता चला सोनाली सुबह से कुछ नहीं खाए है और वो अब तक सोई हुई है। ये जान अगस्त्य उस नौकरानी पर बहुत चिल्लाया, फिर भागते हुए अपने कमरे के अंदर गया। सोनाली अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसके पास भागते हुए जा अपने गोद में उठा उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के पास जैसे ही कार रुका, अगस्त्य अपने कार से बाहर निकल सोनाली को अपने गोद में ले उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की का ध्रुव बैंडेज कर बोला, अब बैंडेज हो गया, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ये सुन वो चिल्लाकर रोने लगी। बू हुई। लड़की के ऐसे चिल्लाकर रोने से ध्रुव का सिर फट चुका था। वो अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। तभी वही ऋतिक आ गया। बेचारे ध्रुव का हालत देख ऋतिक को उस पर दया आने लगा। वो अंदर आ गया तो लड़की उसे देख झट से खड़ी हो उसके पास जा गले से लग बोली, भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। ऋतिक को आता देख फाइनली ध्रुव ने सुकून से भरा सांस लिया। तभी ध्रुव उसके बाल को प्यार से सहला बोला, यहाँ क्या कर रही हो आयशा? आयशा झट से उससे दूर हो अपने उंगली को दिखा बोली, आयशा को चोट लग गया और आपका ये इडियट दोस्त बोला आयशा को बस खरोच आया है। आयशा अभी सिर्फ 19 की थी और अपने घर को लाडली थी। उसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। भरा हुआ भी क्यों नहीं होता, आज तक उसे सिर्फ प्यार जो मिला है। ऋतिक की बहन आयशा फॉरेन में पढ़ाई करती थी, जिस कारण वो 2-3 साल में बस एक बार ही इंडिया आती, वो भी पूरे महीने भर के लिए। और जब भी इंडिया आती ध्रुव का तो जीना हराम करके रख देती था। आयशा के बातों को सुन ऋतिक ध्रुव की तरफ देख उसे बस डांट दिया, जिससे आयशा बहुत खुश हो गई। वही ध्रुव अपने चिड़े हुए नजर से उसे देखा। दूसरी तरफ दिल्ली के बीच में रेहान के बातों को सुन शान ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत बैठा था। तभी रेहान उसके चेहरे को देख पूछ पड़ा, मेरा किसी और के करीब जाना तुम्हें इतना ही खलता है तो फिर तुम मुझसे शादी के लिए जा क्यों कर रहे हो?
रेहान का सवाल सुन सान के आंखों में हल्का आंसू भर गया। वो अपने गुस्से से भरे नजर से रेहान को देख बोला, क्योंकि आप मुझे हमेशा एक डील समझे हो, पहले अपने नीज को पूरा करने के लिए मुझसे डील किए और ये शादी भी आपके लिए डील है। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगा। रेहान अपने होंठ को उसके चेहरे की तरफ ले जा उसके आंसू पोंछ कुछ कहना चाहता था, पर इससे पहले ही सान उसके होंठ को झटक रोते हुए अपने जज्बात को जाहिर करने लगा। जब पहली बार आपने मुझे किस किया था मेरा दिल धड़क उठा था। मैं अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, पर फिर जितना आपके करीब जाता गया उतना ही अपने फीलिंग्स को समझना लगा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। पर आप मुझसे कभी प्यार नहीं किए, मैं सिर्फ आपके लिए डील था और शादी भी आपका डील है। मैं शादी कोई मतलब से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपसे प्यार करता और आप भी मुझसे प्यार करो तब शादी करना चाहता। अपने जज्बातों को रेहान के सामने रख वो अपने दोनों होंठ को अपने चेहरे पर रख फुट फुट कर रोने लगा। तभी रेहान जो उसके बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो सान को अपने बाहों में भर बोला, स्टूप, ये डील तुम्हें अपना बनाने के लिए किया था। तुम हमेशा ये कहते रहते थे कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बस ये डील करता था ताकि तुम मेरे रहो। अगर मुझे पता होता तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं कभी ऐसा कोई डील करता ही नहीं। रेहान के बातों को सुनते ही सान का आंसू थम गया। वो झट से उससे दूर हो अपने बड़े बड़े आंखों से रेहान के आंखों में देखते हुए पूछा, आप सच कह रहे हो? रेहान अपने होंठ को उसके गाल पर रख प्यार से फेरते हुए बोला, तुम्हें झूठ लग रहा है। सान ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो रेहान के होंठों पर हल्का मुस्कान छा गया। वो उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, तुम्हारे बिन ये 2 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजरा है, इसलिए तुम्हें परमानेंट अपना बनाना चाहता हूं ताकि तुम मुझसे दोबारा कभी दूर ना जा सको। इतना कह रेहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा। कुछ देर तक उसे प्यार से चूमने के बाद उसे अपने बाशों में भर लहरों देखने लगा। वहीं मुंबई में के हॉस्पिटल में अंजलि सोनाली का चेकअप करने के बाद बाहर आई तो अगस्त्य उसे कठोरता से देख गुस्से में भड़कते हुए चिल्लाकर बोला, क्या हुआ है सोनाली को, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? तभी अंजलि बोल पड़ी, सर वो बहुत वील हो चुकी है, आप उनके खाने पीने पर ध्यान दें और हो सके तो उन्हें खुश रखिए। कोई भी मेडिसिन का असर तब होता जब इंसान खुश रहे। अंजलि के बातों को सुन अगस्त्य शांत हो गया। वही अंजलि फिर अगस्त्य को सोनाली का पूरा हेल्थ कंडीशन बता दी। तभी अगस्त्य पूछ पड़ा, सोनाली को मैं कब ले जा सकता हूँ? 2-3 दिनों तक आप उन्हें हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए। ठीक है। इतना कह अगस्त्य वार्ड के अंदर चला गया। वही दूसरी तरफ ऋतिक आयशा को अपने साथ ले जाने लगा। आयशा को जाता देख ध्रुव को चैन मिला था। आयशा उसके जिंदगी में हमेशा ग्रहण बन आती। वो किसी भी लड़की के साथ डेट पर जाता तो वो उसका डेट बिगाड़ देती थी, और अगर वो किसी लड़की के साथ अपना नाइट एक्सपेंड करता वहां भी पता नहीं कैसे टपक सब बर्बाद कर देती थी। ध्रुव अपने चेयर पर बैठ उन सारे दिनों को याद कर रहा था। तभी वो बोल पड़ा, अब ये लड़की फिर से 1 महीने तक मेरे हंसते खेलते लाइफ को हेल बना देगी। ये सोच सोच कर ध्रुव को रोना आ रहा था। दिल्ली में कुछ देर तक एक दूसरे के बाहों में समाये रहने के बाद रेहान पूछ पड़ा, चले, मुझे आपके साथ कुछ और पल बिताना है। सान का बात सुन रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो झट से बोल पड़ा, तो आज पूरा रात मेरे साथ बिता लो। रेहान का बात सुन सान उसकी तरफ देख पूछा, और दादाजी को मैं क्या बोलूंगा फिर? ये सवाल सुन उसके गाल को किसकर खड़ा हो सान को भी खड़ा कर बोला, तुम्हां कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसे अपने साथ ले लाने लगा। दोनों कार के पास आ चुका थे। दोनों को आता देख कबीर ने दोनों के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों को एक साथ होता देख कबीर बहुत खुश था। दोनों के बैठने के बाद उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया, फिर खुद भी आगे के सीट में जा बैठ गया। सभी के बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। मुंबई में अंश अपने रूम में बैठा सोच सोच के पागल हुए जा रहा था। आखिर मैं अपने मन को शांत करने के लिए अपना सॉन्ग प्ले कर दिया। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा। जैसे ही ये लाइन बज अंश खुद में ही बोला, कैसे बोलूं? इतना कह गुस्से में उसने सॉन्ग रोक दिया। वही दूसरी तरफ ऋतिक अपनी बहन के साथ अपने मेंशन तो लौट गया, पर उसे अब अंश का ख्याल आने लगा था। तो वो कार रोक अपनी बहन के तरफ देख बोला, तुम अंदर जाओ, मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। ये सुन फटक से आयशा बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुन ऋतिक सोचने लगा वो क्या करे। आयशा करना जा मतलब था उसका नाराजगी झेलना,
वही सान के घर ले तो जाएगा, पर उसे और उसके घर को देख आयशा को इतना तो समझ आ जाएगा, अंश उसका दोस्त नहीं है। ऋतिक प्यार से उसके सिर पर होंठ रख बोला, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे जरूरी काम है अपने दोस्त से। ये दिन आयशा बोल पड़ी, तो ठीक है, अपने दोस्त ध्रुव को यहाँ आने बोलो, आपको पता है ना आयशा को अकेले रहना पसंद नहीं है। ये सुन गहरी सांस भर ऋतिक बोला, ठीक है, मैं ध्रुव को आने बोल देता हूँ, अब तुम घर जाओ। ये सुन आयशा मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल घर के अंदर जाने लगी। वहीं ऋतिक ध्रुव को कॉल कर दिया। ऋतिक का कॉल आता देख ध्रुव कॉल उठा लिया तो ऋतिक झट से उसके कहे बिना ही बोल पड़ा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, प्लीज मेरे घर आ, मेरी बहन का ख्याल रखो। उस शैतान बच्ची का ख्याल रखना का ऋतिक बोला तो ध्रुव साफ मना करने वाला था, पर ऋतिक बोल पड़ा, मना नहीं कर सकता तू, अगर मना किए तो मैं भी तेरा कोई काम नहीं करूंगा। ऋतिक के धमकी को सुन बेचारा ध्रुव अपना सड़ा सा मुंह बना बोल पड़ा, ठीक है। ये सुन ऋतिक कॉल कट कर दिया, फिर कार को रफ्तार में चलाते हुए जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान सान के साथ उसके मेंशन पहुंच गया था। मेंशन आने के बाद सान अपने हालत को देखा, फिर रेहान की तरफ देखा तो रेहान सान को अपने गोद में उठा उसे बाथरूम के अंदर ले गया। रेहान के ऐसा करने से सान हैरान रह गया था, वो हैरानी से उसे देखने लगा। वही रेहान उसे बाथरूम के अंदर ले जा उसे कपड़ों के साथ ही बाथटब के अंदर डाल अपने कपड़े को सान को देखते ही उतारने लगा। रेहान को ऐसा करता देख सान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रेहान इसके लाल चेहरे को देख अपने जिस्म से अपने कपड़े निकाल बाथरूम के फर्श पर ही गिरा, वो भी बाथटब के अंदर जा सान के करीब जा उसके कमर पर अपने होंठ को रख उसके उसे अपने करीब कर लिया। तभी सान अपने धीमे आवाज में बोला, क्या कर रहे हो आप सर। रेहान की सांसें गर्म हो गई थी। सान को छूते ही वो उसके करीब जा उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान तक चूमते हुए आप बोला, बनी अब तो सर बोलना छोड़ो, अब हम दोनों लव है। ये सुन सान के होंठों पर मुस्कान छा गया, वो धीरे से बोला, लव। ये कह वो मुस्कुराने लगा फिर से। वही रेहान उसके गर्दन को चूमते हुए ही बोला, बनी एक बार मेरा नाम लो ना। ये सुन सान अपने धीमे आवाज में बोला, रेहान सर। सिर्फ रेहान। रेहान ने अपने से रिक्ट आवाज में बोला तो सान को सांसें भी तेज हो गई। वो अपने सांसों को गहरी गहरी लेते हुए बोला, रेहान। सान के मुंह से अपना नाम सुन रेहान तो और भी अधिक विचलित होने लगा। वो सान से दूर हो उसके कपड़े को उसके जिस्म से एक एक कर निकालने लगा, साथ ही उसके जिस्म को चूमे भी जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ऋतिक अंश के घर पहुंच दरवाजा नॉक करने लगा तो अंशा दरवाजा खोल सामने ऋतिक को देखा तो पूछ पड़ा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। अंश के इस सवाल पर ऋतिक उसे साइड कर अंदर जाते हुए बोला, क्या मैं आ नहीं सकता क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऋतिक के इस सवाल पर अंश दरवाजा बंद कर उसके पास आते हुए बोल पड़ा, नहीं पर आपके पास इतना बड़ा घर है, आपके जान पहचान के इतने लोग हैं, फिर आप यहाँ क्यों आते रहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुन ऋतिक उसकी तरफ देख बोला, मेरे पास ऐसे लोग बहुत कम हैं जिससे मैं अपना हर बात बोल सकता हूँ। ऋतिक का ये बात सुन अंश उसे देखना लगा। वही रेहान उसके पास जा उसके होंठ को पकड़ उसे अपने करीब कर उसके आंखों में देख पूछा, मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहोगे ना। अंश उसके आंखों में देखा बोलने ही वाला था, पर उसे बार का बातचीत याद आ गया को ऋतिक ध्रुव के साथ कर रहा था। उसने ऋतिक को खुद से दूर कर बोला, मुझे बहुत नींद आ रहा है, अगर आपको सिर्फ यही बात करना था तो हो गया है, अब आप जा सकते हो। ये सुन ऋतिक अंश के कमरे में जाते हुए बोला, मुझे भी बहुत नींद आ रहा है। ये सुन अंश उसके पीछे पीछे जा बोला, तो आप मेरे रूम क्यों जा रहे हैं, आप अपने घर जाए। अंश के बातों को पूरा इग्नोर कर अंश अंदर जा अंश के बिट्टी सा बेड में जा लेट गया तो अंश बेड के पास खड़ा हो बोलने लगा, अगर आप मेरे बेड पर सोवोगे तो मैं कौन सोऊंगा। ये सुन ऋतिक उसका होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। ऋतिक के ऐसा करने से अंश का धड़कन तेज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ऋतिक के मेंशन पहुंच कार के बाहर निकल मेंशन के पास जा दरवाजे का बेल बजाया। सर्वेंट से पहले ही आयशा जा दरवाजा खोल दी। छोटी बच्ची को देख ध्रुव सड़ा सा मुंह बनाया, वही अपने होंठ को फैला आयशा बोली, अपने कंधे पर कर मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। ये सुन ध्रुव अपने मन में ही बोला, ये मुझे अपना बेड गाड़ी समझकर रखी है क्या। इतना कह चिढ़ते हुए नीचे बैठ बोला, आओ। आयशा मुस्कुराते हुए झट से उसके बैक में जा लद गई तो ध्रुव बेचारा खड़ा हो उसका सवारी बन उसे उसके कमरे में जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान उसके शरीर से पूरा कपड़ा निकाल शॉप से उसके शरीर पर घिसते हुए अपने होंठ को वो धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा तो सान उसके होंठ को नीचे ले जाने से रोक उसके आंखों में देखने लगा।
सान के चमकते आंखों को देख रेहान उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। रेहान के ऐसे चूमने से सान का होंठ उसके होंठ से हट चुका था और वो रेहान के कंधे पर अपने होंठ को रख मजबूत करते हुए अपने आंखों को कसके बंद कर लिया था। वही रेहान उसके होंठों को चूमते हुए अपने होंठ नीचे जैसे ही ले गया, सान के मुंह से सिसकियां निकल आया, आह। साथ ही उसके होंठ उसके कंधे पर और मजबूत हो गए। तभी रेहान उसे किस करना बंद कर एक होंठ में हेल्थ फॉसेट पकड़ अंगूठे से प्रेस कर उसके जिस्म में पानी पड़ाते हुए उसके नीचे हिस्से को छुए जा रहा था, जिससे सान बेकाबू होने लगा। उसके शरीर को पानी से साफ कर उससे दूर हो खड़ा हो गया रेहान। वही रेहान के ऐसे दूर चले जाने से सान अपने आंखों को खोल उसे अपने नशीली नजरों से देखने लगा। तभी रेहान बाथटब से बाहर निकल सान के तरफ अपना होंठ बढ़ा उसे अपने गोद में उठा लिया। रेहान के उसे बार बार छूने से उसका चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो जा रहा था। रेहान उसे बेडरूम ले जा जमीन पर उतार कबर्ड के पास जा तौलिया निकालने लगा। वही सान रेहान के न्यूड अट्रैक्टिव शरीर को देख झट से अपने चेहरे को नीचे कर लिया। वही रेहान अपने कमर पर तौलिया अपने होंठ में एक तौलिया लिए सान के पास आया। सान के लाल चेहरे को देख तौलिया को खोल सान के शरीर पर अपने जिस्म को टच कर अपने दोनों होंठ आगे कर तौलिया को सान की कमर से सटा दिया। वही सान सिहर पड़ा। तभी रेहान अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बनी, मुझे पता है तुम भूखे हो। इतना कह उसके कान के करीब उसके कान को जा अपने जीभ से लिक किया तो सान को गोरा कान लाल हो गया। वही इसके काम को लिख कर उसे चूमते हुए बोला, पहले मैं अपने बनी को खिलाऊंगा, फिर मैं अपने बैनी को आराम से टेस्ट ले लेकर खाऊंगा। रेहान का सेडिक्टो आवाज में बात सुन उसके पूरे शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया था। वही रेहान उसके कमर पर तौलिया लपेट उससे दूर हो उसे मुस्कुराता हुआ देख शीशे के पास जा हेयर ड्रायर अपने होंठ में ले सान के पास जा उसके होंठ को पकड़ उसे बेड पर बैठा उसके बालों को प्यार से सुखाने लगा। मुंबई में ऋतिक तो ढीठ की तरह अंश को पकड़ अपने आंखों को बंद कर लिया था। वही अंश अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाने का कोशिश करते करते वो ऋतिक के सीने में ही अपने सिर को रख सो गया। वही अंश की कोशिश को होता बंद पा ऋतिक अपने आंखों को खोला, अंश के गहरी सांसें को अपने जिस्म में महसूस करता पा ऋतिक को समझ आ गया वो सो चुका है। तो वो उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार हो रहा या क्या, बस मुझे इतना पता है तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा। इतना कह उसके बाल पर हो किसकर अपने आंखों को बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ ध्रुव को बहुत नींद आ रहा था, पर आयशा ना खुद सो रही थी ना बेचारे ध्रुव को सोने दे रही थी। तभी इरिटेट हो ध्रुव उससे बोला, मुझे नींद आ रहा है, कब सोवोगी तुम। ध्रुव के चिल्लाने से आयशा अपने चेहरे को झुका ली। आयशा को उदास देख अपने आंख को बंद कर गहरी सांस भर अपने गुस्से चिड़चिड़ाहट को शांत करते हुए ध्रुव अपने आंखों को धीरे से खोल उसके सिर पर होंठ रख प्यार से बोला, सोना बहुत जरूरी होता ना आयशा, इसलिए बस मैं तुम्हें सोने बोल रहा हूँ। ये सुन अपने सिर को उठा प्यार से आयशा बोली, तुम भी मेरा साथ सोवो ना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। ये सुन ध्रुव बोल पड़ा, अब तुम बच्ची नहीं जो आयशा, वैसे ही तुम फॉरेन में अकेली सोती होगी ना। नहीं, दाई माँ मेरे साथ सोती थी। ये सुन गहरी सांस भर ध्रुव अपने मन में ही सोचा, एक बार ये सो जाएगी फिर मैं चला जाऊंगा। ये सोच उसने ठीक है बोल उसके बगल में लेट गया तो आयशा उसके छाती पर अपना सिर रख उसके पेट पर अपना होंठ रख दी तो ध्रुव बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो। सो रही जैसे हमेशा सोती थी। कई बार ऋतिक आयशा को ध्रुव के भरोसे छोड़कर गया है और ध्रुव उसके साथ ऐसे दो भी चुका है, पर उस टाइम आयशा बच्ची थी पर अब बड़ी हो चुकी है। वो बोल पड़ा, तुम अब ऐसे नहीं सो सकती हो। ये सुन अपने सिर को घूम अपने सिर को उठा ध्रुव के तरफ देख पूछी, क्यों। वही ध्रुव का नजर उसकी छाती पर गया। पहली बार ध्रुव को आयशा बच्ची न लग एडल्ट लड़की लग रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसे बेचैनी होने लगा। तभी आयशा पूछ पड़ी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। ये सवाल सुन झट से अपने नजरों को फेर अपने होंठों पर अपने होंठ को रख अपने मन में ही बोला, ये क्या कर रहे हो ध्रुव, आयशा तुम्हारी बहन जैसी है। खुद में ही इतना बोल उसके सिर पर अपने होंठ को रख उसके सिर को अपने सीने से लगा बोला, सो जाओ। ये सुन अपने आंखों को बंद कर ली आयशा। वही ध्रुव का धड़कन तेज हुए जा रहा था। वही दिल्ली में रेहान सान दोनों ने ही साथ रात का डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद दोनों रूम में थे। सान बेड पर घबराया सा बैठा था। रेहान एक कॉल को अटेंड कर रहा था। कॉल डिकनेक्ट हो उससे पहले ही सान सोने का उसने झट से अपने आंखों को बंद कर लिया। वही रेहान अपने कॉल को अटेंड कर रूम में आसास को सोया हुआ देखा रेहान उसके पास जा झुक उसके कान को चूम बोला, तुम्हारे सोने पर भी मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुन फटाक से सान का आंख खुल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।